बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं 18 अप्रैल शुरू हो चुका है, 27 रमज़ान है और बहुत ही अहम सवाल जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज से ठीक 76 साल पहले 27 रमज़ान का दिन था जब पाकिस्तान बना और अब पाकिस्तान का क्या बनेगा इसका फैसला भी 27 रमज़ान को होना है। बहुत ही अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ही फैसला करना है। उनकी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कायम रहती है, बरकरार रहती है। ये मुल्क किसी भी आम ऐसे मुल्क के तौर पर फंक्शन करता रहेगा जहां पर आइन और कानून की अमलदारी होती है, या फिर यहां पर जंगल का कानून चलेगा। आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है। डेडलाइन ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 तारीख की डेडलाइन रखी थी। गुज़श्ता वीडियो में मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि हुकूमत ने किस तरीके से उस डेडलाइन 17 अप्रैल को, जब वर्किंग आवर्स ख़त्म होने तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएं, उसके हवाले से हुकूमत ने क्या पॉलिसी अपनाई। सवाल ये है कि आर्टिकल 204 क्या कहता है। ये वो आर्टिकल है आइन का जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक है। अदील सरफराज से ये पूछेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके तेवर ऑल थ्रू दिस केस, ये पूरा केस इन्होंने कवर किया, मेरे साथ चैनल के ऊपर आते रहे, मैंने भी इनके साथ वीडियोस की, तो उसमें आपने देखा कि अदील सरफराज क्योंकि तमाम वक्त कोर्ट में मौजूद होते हैं, मैं उतना रेगुलरली नहीं जाता मैं भी हूँ, लेकिन अदील सरफराज वहाँ पर कोर्ट कमरा अदालत में खड़े होकर हेयरिंग सुनते हैं। जो मुलाकातें हुई इस दौरान जजेस की, जिस किस्म के मैसेजेस सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, तो आज चीफ जस्टिस क्या करेंगे। अदील सरफराज आप पर आते हैं। इससे पहले ज़रा मैं लोगों के सामने आर्टिकल 204, बल्कि मिल के 204 आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको आप भी बताएं। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत, ये है आर्टिकल 204 और ये इसमें आगाज़ में नंबर 1 में ये कहा जाता है कि कोर्ट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की आप तौहीन के हवाले से इसमें डिटेल मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु, यानी कि इसमें कोई तफरीक नहीं है। इसमें पाकिस्तान का कोई भी CNIC होल्डर जो पाकिस्तान का शहरी है, वो किसी भी शोबे से है, वो अफवाज पाकिस्तान से है, वो इवन अदलिया से है, इवन वो अगर पार्लियामेंटेरियन है, ब्यूरोक्रेट है, वज़ीर आज़म है, कोई भी शख्स है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सज़ा दे सकती है, पनिश कर सकती है। किन सूरतों में? ए, अदील सरफराज साहब अब्यूज़, अदील सरफराज नहीं, जो अब्यूज़ करता है, मदाखलत करता है, इंटरफेयर करता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी रुकावट डालता है इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट इन एनी वे और डिसओबेज एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, के अदालत का कोई भी हुक्मनामा मानने से इनकार करता है, या ये जो मैंने बातें पहले की, ऐसा करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सज़ा दे सकती है। बी, स्कैंडलाइज करता है। अच्छा, आप सुनते जाइएगा और इसमें कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो अब मुस्लिम लीग नवाज़, वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और 4 महकमे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, AGPR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना, वो नहीं कर रहे। बी नुक्ता जो है वो इस आर्टिकल 204 का, वो है स्कैंडलाइजेस द कोर्ट और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट, के स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को इस तरीके से जिससे अदालत या फिर कोई जज उसके खिलाफ नफ़रत फैले, उसको रिडिक्यूल किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, उसका तमस्खर उड़ाया जाए, या फिर कंटेम्प्ट हो, उसकी तौहीन की जाए। उसके बाद नंबर C इसमें जो है वो कहता है डज एनीथिंग विच टेंड्स टू प्रेजुडिस द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। अब यहाँ पर जो मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है वो इलेक्शंस हैं। कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उस फैसले के ऊपर असरअंदाज हुआ जा सकता हो, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और D है डज एनीथिंग विच बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, के कानून के मुताबिक कोई भी चीज़ जिसको तौहीन के ज़ुमरे में लिया जा सकता है वो भी तौहीन अदालत कहलाएगा। 3 है इसमें जो पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट बाय दिस आर्टिकल मे बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू लॉ बाय रूल्स मेड बाय द कोर्ट, कि जो इस आर्टिकल का इस्तेमाल है वो कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ और जो एग्जिस्टिंग
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है उसके मुताबिक करेगा। अदील सरफराज साहब सर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जी उनके बारे में अदालत से कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जी हाँ कि अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई गई। पहले तो आप आर्टिकल 204 के सारी चीज़ें आपने सुन ली। हुकूमत और ये जो महकमे हैं ये जो कुछ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो इस आर्टिकल की जद में आते हैं? सर तकरीबन जो आप कह रहे हैं ना कि तमाम जो यहाँ पर उसकी चीज़ें जुज़वियात लिखी हुई हैं वो तमाम ही उसके ज़ुमरे में आ रहे हैं। मैं तमाम से तो इत्तेफाक नहीं करूँगा, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि आज भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जजेस को धमकियाँ तक दी हैं, उनको जेल भेजने की भी बात की गई है। और इस तरह की सख्त ज़बान जो रिडिक्यूल करने की बात है, इस तरह के कुछ अल्फाज अगर हम उनको देखें या स्कैंडलाइज करने की बातें तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। और सबसे सरगोदा जलसा से मामला शुरू होता है जहां पर 2 जजेस की तस्वीर मरीम नवाज साहिबा लगाती हैं और वो 5 का टोला जो पहले मुख्तलिफ था उसको एक डिफरेंट टोला बना देती हैं सरगोदा जलसे में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मरीम नवाज साहिबा ने ये किया था, आपकी बात दुरुस्त है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के हवाले से, लेकिन अदालत ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, एक बड़ेपन का मुजाहरा किया था। उसके बाद फिर अदालती हुक्मनामा जो है, अब सबसे बड़ी जो तौहीन अदालत है सर वो हम मिस कर रहे हैं, वो है अदालती हुक्मनामा। उसमें वो बिल्कुल आगाज़ में हाँ नहीं हम ये कह रहे हैं कि मैं उस स्कैंडलाइज वाली साइड पे गया हूँ। बुनियादी तौर पर जो अदालती हुक्म है उसकी अब आप कह सकते हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, जो पहली शिक है इसकी। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो सेकेंडरी हैं, वो तो ये लोग शुरू से करते आ रहे हैं। आपने मरीम नवाज का जिक्र किया, इससे कबल आपने बाकी जमातें भी करती हैं। अगर नून लीग की बात करें, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, इनको तो अदालत सज़ा भी सुना चुकी है। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी लिया। मसला ये है कि तौहीन अदालत इनके ऊपर लगना बड़ा आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम जैसे उमर अताब बंदयाल को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, वो एक ऐसे जज हैं जो हमेशा जुडिशल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, चाहे वो सियासतदान हों चाहे वो जर्नलिस्ट हों। वो इस तरह की जो तादीबी कार्रवाई या सख्त किस्म के ऑर्डर्स जो हैं वो पास नहीं करते। उनका कोशिश यही होती है कि मामलात को खुश असलूबी के साथ हल किया जाए और आप कह सकते हैं तहजीब के दायरे में रहकर। जैसे कि इंतखाबात का मामला है, अगर वो चाहते तो चैम्बर वाली समात के मौके पर ही वो जब 10 अप्रैल तक फ़ंड जमा कराने का कहा गया और उसकी एक दिन ताख़ीर के साथ कंप्लायंस रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ंड्स नहीं मिले, वो उस वक्त भी कर सकते थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस ने लचक सिर्फ हुकूमत को नहीं दिखाई। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था, अदालती अहकामात के बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद में वो दाखिल हुए थे और उसके ऊपर फिर वजारत दाखिला ने एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर की थी, उस पर भी अदालत ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अब सुने कि उस पर वजारत दाखिला भी एक्टिव हो गई है दोबारा। जी बिल्कुल। आज उन्होंने फिर उन्हें यह डर है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत ना लगा दे, तो उन्होंने अब इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो तौहीन अदालत का पुराना केस जो फाइल दबी हुई है उसके लिए अर्ली हियरिंग की एक नई दरख्वास्त। वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक है, इसका कोई असर नहीं होने वाला, ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको फिक्स करने जा रही है। अब जो इन हैंड मामला है वो ये है कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल तो नहीं किया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब एक बात कुछ कानूनी हल्के डिस्कस कर रहे हैं कि जो गवर्नर की जानिब से अदालत को यकीन दहानी चैम्बर में दी गई थी वो मुख्तलिफ थी, और जो राय उन्होंने आज वहाँ पर कमेटी में दी है, फाइनेंस कमेटी के अंदर, वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है। गवर्नर स्टेट बैंक की वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अगर अदालत हमें हुक्म दे दे तो हम तो एक रोज़ के अंदर फंड्स ट्रांसफर कर देंगे। वो अदालती हुक्मनामा आपने पढ़ा है, उसके अंदर एग्जैक्ट ये वर्ड्स हैं और कोट किया गया उनको। और आज वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एलोकेट करने की हद तक बात कही है, हम जारी तो हम कर ही नहीं सकते, हम अवेलेबल नहीं कर सकते। और अदालत का हुक्मनामा ये था कि ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास हों जो यूटिलाइजेबल फॉर्म है कि जहां से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये वाज़ेह हो गया कि जो अदालत का हुक्मनामा था जो जुमे के रोज़ इन चैम्बर समात के बाद जारी किया गया था वो वायलेट हो गया। तो आज आपको क्या लगता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो तौहीन अदालत लगाएंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, एवरीबडी नोज अबाउट है, उन्होंने बयान दिया है और उनका बयान ये है कि इलेक्शन फ़ंड ना देने पर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना पर तौहीन अदालत लगाए। अब ये वो मुतालबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है। क्या आप जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं
जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल का, चीफ जस्टिस का, वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जुडिशल रिस्ट्रेंट किस हद तक? एक वो वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी जो है वो इरोड होने लग जाए, वो उसको जंग लगने लग जाए, तो उस हद तक भी वो रिस्ट्रेंट दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, दिखा तो वो सकते हैं, मगर अब जो मामलात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, चीफ जस्टिस को सिर्फ इधर से मुश्किलात का सामना नहीं है, हुकूमत की जानिब से उनको टफ टाइम नहीं दिया जा रहा, या रियासती इदारों की जानिब से। एक तो अपने ही साथी उनके जजेज हैं, हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं, जो उनको टफ टाइम दे रहे हैं, उनके खिलाफ अपने ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज वकला का एक फ्रैक्शन है, उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें गो के कम ही लोग आए थे, नुमाइंदगी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है चीफ जस्टिस के हवाले से, और तनकीद की गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल है, इसने जिस यौम स्याह का ऐलान किया है, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने, आपको याद होगा कि जिस दिन समात थी, उस समात वाले रोज़ इन्होंने ये ऐलान किया कि तमाम अदालती कार्रवाई का पूरे पाकिस्तान बार कौंसिल, ये वो 8 रुकनी लार्जर बेंच वाली समात, लार्जर बेंच, अभी भी जो हड़ताल है वो उसी हवाले से, लेकिन है इंटरेस्टिंगली उस दिन जिस दिन चीफ जस्टिस ये कार्रवाई कर सकते, बिल्कुल वो आगे पीछे थी। जुमरात वाले दिन 8 रुकनी बेंच ने बैठना था, आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उस मामले को टेकअप करना था। वो मामला आपको पता है कि 2 मई तक एडजर्न हो चुका है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो उस दिन हड़ताल की कॉल दी थी, स्ट्राइक का कहा था, वो तो हो गई थी नाकाम। कोई अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं हुआ। हमने देखा पूरे पाकिस्तान में हर जगह अदालतें जो है, वहाँ पर वकील शादोआबाद, बिल्कुल उसी तरीके से मामलात चल रहे थे। अब जो उन्होंने यौम स्याह का ऐलान किया है, डू यू थिंक कि दैट वुड बी सक्सेसफुल? नहीं, सक्सेसफुल तो ये होगा नहीं। और दूसरी बात, एंड ऑफ द डे उन्होंने यही कहना है कि एक अलामती एक चीज़ थी, इसमें कोई हम बाकायदा तौर पर कुछ मनाने तो जा नहीं रहे थे। शायद उनको ये भी नहीं मालूम था कि आज 27 रमज़ान अल मुबारक भी है। आज के दिन वो यौम स्याह भी मना रहे हैं वकला हमारे। अब देखना यह है, जो मैं बात कर रहा था कि जो जजेज़ हैं उनको सिर्फ हुकूमत या अदलिया नहीं, उनको आप ये कह सकते हैं जो वकला हैं उनकी जानिब से भी प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, और आज तहरीक इंसाफ का भी प्रेशर है। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि असल प्रेशर जो है वो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का? अच्छा, ये भी इसमें इंटरेस्टिंग पहलू है बहुत, एंड अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए, यानी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती नहीं कर रही। जो PDM की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती नहीं कर रही है। वोट को इज्जत दो का नारा जिस जमात का था, वो अपने वोटर्स के साथ भी ज़्यादती कर रही है। यानी पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर लड़कर तो नहीं इलेक्शन आया था, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके 2-4 लोगों के काम हो जाएं, अगर वो हो रहे हैं और वो चल रहे हैं, वो उसमें खुश हैं, लेकिन जो हक के हुक्मरानी है वो डिटरमिन अवाम ने करना है, उसी जमात के जो वोट को इज्जत दो। फाइनली कमिंग, इसको कंक्लूड करने के लिए, जो ओवरऑल इस केस की समाअत के दौरान आपने मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन से 9 रुकनी बेंच बना था, 9 रुकनी बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन बिल्कुल वो अलहदा हो गए बेंच से। उसके बाद 7 जजेस बच गए, बेंच ने समाअत नहीं की, 7 जजेस बच गए। जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ बेंच 27 तारीख को गालिबन, नहीं, ये हुआ ये था कि 2 जजेस जो हैं उन्होंने जो रिक्यूज़ किया था, अब तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं उन्होंने रिक्यूज़ ही नहीं किया था, वो भी खुद अलग हुए थे, और 2 जजेस को इन्होंने अलग किया था। वो थे जस्टिस या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, और 4 जजेस अलग हुए। जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो वो 5 जजेस ही आए थे उसके बाद। अच्छा, इस तमाम वक्त के दौरान, इन हियरिंग्स के दौरान जो रिमार्क्स हैं, जो आप दीदा हुए चीफ जस्टिस, जिस किस्म के अप्स एंड डाउन से ये केस के दौरान गुजरा, और जो मैसेजिंग पार्लियामेंट से PDM की जमातों की तरफ से होती रही, आपको लगता है कि इतना इस वक्त गुस्सा, कहे नहीं, गुस्सा नहीं कहना चाहिए, इतना जो है इस वक्त वो एंगर होगा, गुस्सा ही कहा जाए चीफ जस्टिस में, कि वो जो आर्टिकल 204 है उसको अप्लाई कर देंगे? सर, मैं तो चीफ जस्टिस का इस सेंस में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि जो उनकी बात है ना जुडिशल रिस्ट्रेंट की, वो बाकायदा तौर पर वाहिद ऐसे जज आए हैं, इनसे पहले भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। माजी में जस्टिस साकिब निसार थे या जस्टिस गुलजार, उनकी जानिब से हमेशा सख्त फैसले आए हैं, चाहे वो सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो, वो लिहाज नहीं करते थे। मगर इन्होंने कुछ अच्छी रिवायात बनाई हैं, उसका शायद नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। और अब ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। कल दोपहर को
एक अहम मुलाकात भी हुई, आपको पता ही है। चैम्बर्स में चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, वजारत दिफा के भी सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे। और उस ब्रीफिंग के बाद अब क्या उन्होंने अदालत को कन्विंस कर लिया है? क्योंकि जब कमरा अदालत के अंदर सेक्रेटरी दिफा पेश हुए थे, उन्होंने कुछ फैक्ट्स अदालत के सामने रखे और उनसे कहा कि हम इन चैम्बर आपको ब्रीफ करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने उनको मना किया था। उनसे कहा था कि आप ओपन कोर्ट में ही बताएं और तमाम जो चीज़ें हैं वो हमें ऑपरेशंस की बारीकियां ना बताएं, मोटी मोटी बातें बताएं। अब चीफ जस्टिस ने एक ये, मेरे ख्याल से कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने जो चैम्बर में आज उन हजरात से मुलाकात की है उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा है इस मामले का हल निकालने के लिए। सिर्फ वो ये नहीं चाहते कि हमने एक फ़ैसला कर दिया तो उस पर अमल दरामद कर दें, वो भी देख रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप ख़ुद देख लें कि इमरान खान जो कि सबसे बड़े इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, आप कह सकते हैं पिटिशनर हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में वही लेकर आए हैं इस मामले को, वो भी उनके लहजे में भी कुछ तब्दीली आ रही है, लचक आ रही है, वो भी कुछ शराइत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए रख रहे हैं। तो लग यही रहा है कि मामलात जो हैं वो हल होने जा रहे हैं और इलेक्शंस जो हैं वो शायद 14 को तो ना हो मगर अक्टूबर से भी पहले हो सकते हैं। कोई दरमियानी रास्ता मुज़ाकरात वाला मामला। बहुत शुक्रिया दिल सरफराज। मैं समझता हूँ कि असल मामला जो है वो एक और भी बहुत इसका इंटरेस्टिंग पहलू है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, 5 माह का वक्त, या शायद 5 माह से कुछ कम वक्त रह चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका टर्म जो है वो पूरा हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने एक लेगेसी छोड़कर जानी है। क्या वो एक ऐसे शख्स की लेगेसी छोड़कर जाएंगे कि जो चीफ जस्टिस था और उसके दौर में अदालत के ऊपर हमले हो रहे थे, अदालत को तकसीम किया जा रहा था, तकसीम करने वाले सामने मौजूद थे, सबको पता था कि कौन अटैक कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, सबको मालूम है कि वो कौन अमल दरामद नहीं कर रहा, तो क्या वो इसके ऊपर चुप साध लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे और अपना नाम तारीख़ में, अपनी जो अदालती तारीख़ है उसमें इस तरीके से लिखवाएंगे कि ये वो चीफ जस्टिस था जिसने अपनी अथॉरिटी को और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को नहीं मनवाया, या फिर वो कोई ऐसा काम करेंगे कि असूलों के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर डट जाएंगे और उसके हिसाब से फ़ैसला करेंगे। बहुत कम वक्त है और इसी कम वक्त में फ़ैसला होना है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अल्लाह कायम व दायम रखे, इस मुल्क को आबाद और शाद रखे। और ये जो उलझाव की कैफियत है ये किसी सुलझाव की तरफ जाए। मुझे और दिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।